बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल जहांगीर तरीन अदालत में मौजूद थे अपना मुकदमा भुगतने के लिए। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खुफिया अकाउंट रखा हुआ था जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पर की गई। और मनी लॉन्ड्रिंग जब आप करते हैं तो लाजमी बात है कि वो जायज़ पैसा तो होता नहीं, वो इसी तरह नाजायज़ आमदनी होती है जिसको आप दाएं बाएं करना चाहते हैं। बहरहाल ये इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम के तहत वो अपने अदालत में आए। अदालत ने उनको 30 मई तक की ज़मानत दे दी। और फिर जब अखबार नवीसों ने उनसे बातचीत की, पूछा कि आपने सुना है कोई पंजाब असम्बली में या कोई ग्रुप बनाया है, तो उन्होंने कहा कि हमने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया है और उसमें कोई 7 या 8 मेंबर हैं नेशनल असम्बली के और बाकी 32 के करीब हैं पंजाब प्रोविंशियल असम्बली के। और चूंकि पंजाब असम्बली या पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हमारे खिलाफ रिटेलिएट कर रही है, एक्शन कर रही है, इस वजह से हमने ये काम किया है। अब चीज़ ये है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम तो चीनी के भी थे और चीनी में जहाँ तक गड़बड़ का ताल्लुक है, यानी चीनी की शॉर्टेज क्रिएट करना, फिर उसके ऊपर मुनाफाखोरी करना या उसकी नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, ये जहांगीर तरीन साहब पे भी इल्ज़ाम था और उसके साथ साथ ये बाकी लोगों पे भी। और बाकी लोग जो हैं वो ज़्यादातर हुकूमत में हैं। जरदारी साहब की 14 शुगर मिल्स हैं। ये चूँकि सारा लूटमार, इसमें पैसा बहुत है, तो ये हुक्मरान तबका ही है जिसने शुगर मिलें लगाई हुई हैं या हुक्मरानों के बड़े करीबी हैं। इसी तरह 3-4 शुगर मिलें जो हैं वो शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली की हैं। तो ये है तो वही ग्रुप जो इनके साथ बैठे हुए हैं, जो जहांगीर तरीन हैं या इनके साथ खुसरो बख्तियार हैं, उनकी भी शुगर मिले हैं। तो वही जो हुकूमत वगैरह में होते हैं उन्हीं लोगों की मिले हैं, वो पैसे बना रहे हैं इसमें। अब चीज़ ये है कि ये सारा किस्सा जाएगा किधर। आगे बजट आ रहा है, बजट में ये लोग जो हैं इन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया। कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, लेकिन फिर है क्या, क्यों आप इस तरह इकट्ठे हुए हैं, क्या आपका मसला है? वो चीज़ें देखने वाली हैं। अब मसला जो मैं जिस चीज़ पे अहाता करना चाहता हूँ बात का, वो ये है कि बहैसियत कौम हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा हाल क्या है, क्या इन तौर तरीक़ों के साथ ये मुल्क तरक्की कर सकते हैं या ये कौमें ज़िंदा रह सकती हैं? ये शुरू दिन से ये हमारा मसला। 11 अगस्त 1947 को जो कायदे आज़म ने तकरीर की, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की जो आज हमारे लिए मशअल राह हैं, हमारे लिए एक हदायत और रहनुमाई का रास्ता देती हैं। लेकिन उसमें एक दो बातें मुझे जो याद पड़ती हैं, वो उन्होंने एक तो अकरबा परवरी से मना किया। उन्होंने कहा कि नया मुल्क है, बहुत सारे ओहदे, बहुत कुछ निकलेगा और उसके लिए हमें मुनासिब आदमी उसमें लगाने होंगे, वो मिलेंगे नहीं तो ये ना हो कि अकरबा परवरी शुरू हो जाए। लेकिन वो हुई, लोगों ने अपने बरादरी, अपने ख़ानदान हर जगह ठोकने शुरू किए। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये नहीं होने देनी, क्योंकि मुल्क नया बन रहा है, यहाँ पे राशन के मसले होंगे और चीज़ें होंगे और ये ना हो कि गरीब आदमी जो है वो पिस जाए। लेकिन हुआ वही कि वहाँ पे यही ज़ख़ीरा अंदोज़ी और लूटमार का किस्सा, वही मुनाफाखोरी शुरू हो गई पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद। मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो ये हमें राशन कार्ड पे मिलता था, एक राशन डिपो पे जाना पड़ता था और डिपो वाला भी चोर होता था। उसका तरीकाकार ये था कि उसके डिपो के बाहर लंबी लाइन लग जाती थी, लोग चीनी वहाँ से लेनी होती थी और वो हजरत जो थे वो काम इतना स्लो करते थे कि वो लाइन आधी ख़त्म होती तो डिपो का टाइम ख़त्म हो जाता था। वो कहता था जी 5 बज गए, अब आप जाएं। इसका मतलब ये है कि आप या तो, और हफ्ते में एक ही दिन होता था जिस दिन आपको राशन मिलना है, या तो उस दिन आप आके सुबह सवेरे बैठ जाएं वहाँ पे, डिपो वाले जब जी चाहे आए, या फिर आप इसी तरह जब भी आए तो आधी लाइन ख़त्म हो जाएगी और आधी रह जाएगी। वो फिर जो लोग रह जाते थे, जिनका वो ख़त्म हो जाता था, बारी उनकी नहीं मिलती थी, उनकी चीनी जो है वो उसको पता होता था कि इतने लोगों ने नहीं ली, वो चीनी ब्लैक में जाके बेचता था मिठाई वालों को या और किसी लोगों को। तो ये उसका भी यही काम धंधा था। मैं उस ज़माने में स्कूल से घर की तरफ आ रहा था। लाहौर एक स्कूल है जो लाहौर के रहने वाले वो जानते हैं,
कि भाटी चौक में करबला गामे शाह के साथ स्कूल है, सेंट्रल मॉडल स्कूल, वहाँ मैं स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ से जब मैं घर पैदल जाता था तो मेरा ख्याल है 6ठी जमात में था और ये सन होगा 1954। वहाँ रस्ते में बहुत लंबा जुलूस और मजदूर नारे लगा रहे ख्वाजा नाज़मुद्दीन के खिलाफ कि चट्टू बट्टा और ये खा गया। उस वक्त भी यही था। पता चला जनाब कि गंदम की कीमत बढ़ा दी है लोगों ने, और वो यहीं ये जो कारोबारी तबका उन्होंने बढ़ा दी है और मजदूर तबका पिस गया। हालांकि उस ज़माने में 8 आने गंदम की कीमत बोरी के पीछे या मन के पीछे बढ़ी। तो ये उस वक्त से ये किस्सा चला रहा। आपको याद होगा कि अयूब खान के दौर में भी चीनी का मसला आया और चीनी जो है वो 4 आने महंगी हुई, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो पब्लिक को इतना मोबिलाइज किया कि उसको हुकूमत ही छोड़नी पड़ गई। बाद में आप ये पिछला दौर देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब का दौर, उसमें भी चीनी अगर आप अखबार उठा के देखें तो 140 रुपए तक चीनी बिकी है 1 किलो। और ये भी आपको याद होगा कि आटा गायब हुआ, चुनाचे नारे लगा करते थे कि शेर आटा खा गया। सो हर दौर में, और हुक्मरान हमें हमेशा कहता रहा कि मैं अब इस माफिया को नहीं छोड़ूंगा, ये चीनी माफिया को मैं सजा दूंगा, मैं ये आटा माफिया को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज दिन तक किसी ने कुछ नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि हुक्मरान खुद इस खेल में शामिल थे। हुक्मरानों की तो शुगर मिले हैं, पर नवाज शरीफ साहब के खानदान की शुगर मिले हैं या जरदारी के, तो पीपल्स पार्टी चोर पकड़ेगी या नवाज शरीफ की लीग जो PMLN वो चोर पकड़ेगी? वो तो खुद पैसा कमा के बैठे हुए हैं। अब पहला मौका है कि इमरान खान ने ये काम किया कि एक तहकीकात की। अब जहांगीर तरीन उनका राइट हैंड आदमी था। सारे लोग कहते हैं कि जनाब जो पिछला इलेक्शन था उसमें जहांगीर तरीन ने पैसे लगाए, उसका जहाज इस्तेमाल हुआ, उसके पार्टी में लोगों को शामिल कराने में उसका बड़ा हाथ था, वो लोगों को लेके आया, उसने बड़ा अच्छा किया। उसने एक दोस्त के तौर पे काम किया। लेकिन दोस्त रहे ना, वो आस्तीन का सांप तो ना बन जाए। अब आप दोस्त को सामने रख के कि प्राइम मिनिस्टर वो है, अवाम को उसने फेस करना है, आप पीछे मुनाफाखोरी शुरू कर देते हैं। तो लाजमी बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर वो सिर्फ अवाम के मफाद के लिए काम कर रहा है तो वो फिर दोस्ती तो नहीं निभाएगा, वो तो फिर उसके पीछे लगेगा। अब इंक्वायरी हुई और उसमें गालिबन सबसे पहले वो जहांगीर तरीन का जो मामला है वो सीधा करने लगे, क्योंकि उसका अमल दखल था हुकूमत में। और हो सकता है कि उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके तो पहले चीनी की शॉर्टेज क्रिएट की, पहले हुकूमत को कहा कि जनाब चीनी मुल्क में बहुत ज़्यादा है, इसको मुल्क से बाहर भेजा जाए, एक्सपोर्ट करें, ये तो वरना यहाँ ख़राब हो जाएगी। चीनी एक्सपोर्ट हो गई। जब एक्सपोर्ट हो गई आपने एक्सपोर्ट में पैसे कमा लिए, फिर शॉर्टेज हो गई क्योंकि मुल्क में चीनी उतनी नहीं। इसका मतलब यह है कि आप कीमतें बढ़ाओ, या चीनी की शॉर्टेज आपने क्रिएट की, ज़ख़ीरा अंदोज गोदाम भरे, किधर गए लोग? नतीजा ये कि जनाब कमाई आपने कर ली। अब वो मुकदमाबाजी, ये किस्सा शुरू है। अगर एक आदमी का रोल पता लग जाए और उससे बाकियों की बात खुल जाए तो लाजमन कमाया तो सारे चीनी वालों ने, फिर वो उसको उनकी भी पकड़ दखड़ होगी और होनी चाहिए। लेकिन मामला यहीं रुक गया। आप देखिए कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए या आगे बजट में मुश्किलात पैदा करने के लिए किस तरह वो 40 का टोला जो वो बता रहे हैं वो शामिल हो गया है जहांगीर साहब की हमायत में। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैं ये यहां बताना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं ये कहता हूं कि हमें गौर करना चाहिए, हमारी कौम को सोचना चाहिए, वो मैंने देखा है कि पिछले 10-12 साल में हमारा कौमी किरदार, इखलाक इतना बर्बाद हुआ है कि आज हम एक शख्स जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगता है उसकी हमायत में फौरन लोग खड़े हो जाते हैं। वो उससे पहले वो अकेला पागलों की तरह फिरता नजर आता है, उसके साथ कोई शख्स नहीं होता। वो यूं लगता है कि वो अब अकेला रह गया दुनिया में। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि ये खा गया है, इसके ऊपर ये करप्शन वो करप्शन, फूल की पत्तियां फेंकने वाले आ गए। उसके फौरन असेंबलियों में भी हमायती निकल आएंगे, बाहर भी। आपको याद होगा शर्जील मेमन क्या चीज है, उसको कोई जानता है? कितना बड़ा लीडर है वो, क्या है? पीपल्स पार्टी के दम से है कि उन्होंने उसको वजारत वगैरह दे रखी, ठीक है, वो बंदा मौजूद है, लेकिन उसने पैसा बनाया, करप्शन की खाया पिया, इल्जाम करप्शन का बहुत बड़ा उसके ऊपर। मुल्क से भाग गए, ECL से नाम निकला, वापस आए, लोगों ने सोने का ताज पहना के बग्गी में बिठा के जुलूस निकाल दिया।
मियां नवाज शरीफ साहब कितनी फॉलोइंग है। करप्शन के इल्जामात, सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात जमा कराए, फैब्रिकेटेड। नजर आता है कि आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ झूठ बोलते हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराते हैं। और जनाब आप लीडर हैं, और यही काम होता है जब शहबाज शरीफ साहब भुगतने आते हैं। उन पे एक वक्त आए कि कल को एक आदमी बरी हो जाता है और कहा जाता है कि जनाब करप्शन के इल्जामात गलत हैं या इसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। फिर अगर कोई उसकी हमायत में खड़ा होता है तो वो तो समझ आती है कि जनाब अब ये आदमी इस पे इल्जाम नहीं। लेकिन जब वो इल्जाम भुगत रहा है, जब वो ये काम कर रहा है अपनी सफाई पेश करने का, तो उस वक्त तो दोनों तरफ एक बात मानी जा सकती है कि वाकई ये मुजरम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जब तक ये साबित ना हो जाए कि नहीं भी हो सकता, उसकी हमायती होने नहीं चाहिए। लेकिन यहां तो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कहा कि ये चोर है, सारा तबका साथ। ये तो कोई तरीका नहीं है। ये इस तरह तो मैं समझता हूं कि अवाम को गले अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि ये आपका इखलाक ये है, ये ईमानदारी है हमारी। तो वह ऐसे लोगों पे जो जैसे किसी पे इल्जाम लगता है कि जनाब इसने ये नारकोटिक्स का कारोबार किया है, बेची है, उसके हमायती फौरन जलसा और जुलूस उसके साथ शामिल हो जाएगा। अगर किसी पे इल्जाम है कि उसने कोई दवाइयों में गड़बड़ की है या उसमें मुनाफाखोरी की है, उसने ब्लैक की है, पब्लिक का इखलाक तो ये है कि आप देखिए कोरोना का मसला आया। कोरोना में रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जो कि शॉर्टेज जिसकी क्रिएट की जाती है, ये हो जाती है शॉर्टेज। वो इंजेक्शन जो है वो मेरा ख्याल है 5-6 हज़ार रुपए का इंजेक्शन है। लेकिन पिछले दिनों बाज मरीज जिनके जो मरने के दम पे थे, उनके खानदान रोता था कि ये जिंदगी मौत की जंग है। वो इंजेक्शन ढूंढते फिरते थे लेकिन नहीं मिलता था। खामोशी से चोरी से बताया जाता था कि जनाब इंजेक्शन है फलां के पास, लेकिन 1,20,000 का। मैंने एक मरीज के लिए कराची से पता किया, उधर से उन्होंने कराची से कहा कि यहां पे ज्यादा शॉर्टेज है, यहां 1,20,000 से भी ज्यादा का बिक रहा है। आपको अगर 1,20,000 का मिल रहा है इस्लामाबाद पिंडी में तो ले लें। किसी ने कह दिया कि जनाब ये सना मक्की जो है ये इलाज है इसका, ये कोरोना का, और सना मक्की 200 रुपए किलो बिक रही थी, 5,000 रुपए किलो पे चले गई। इधर आप देख लें, रमजान आया नहीं तो लूटमार का काम शुरू हो गया। ये जा किधर रहे हैं हम लोग? ये जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क को, इन लोगों को कोई ठीक नहीं कर सकता। आज इमरान खान ने अपने करीब तरीन साथी को, जो बहुत ही उसका करीबी साथी था, उसको कन्फ्रंट किया हुआ है, लेकिन वो भुगत रहा है उसका अंजाम इस वजह से कि उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम है। करप्शन के साथी निकल आए हैं, लेकिन जो ईमानदारी से काम करना चाह रहा है उसका साथी कोई नहीं। सो ये हालात हैं। अवाम को भी और मेरे सुनने वालों को भी सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है, क्योंकि अगर इसका कोई हल नहीं तो फिर हमारा भी मुस्तकबिल कोई नहीं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।